नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखिएगा साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो मौलिक अधिकार को हम आगे बढ़ाते हुए उसमें एक अगले मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं जिसका नाम है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। देखिएगा क्या चर्चा करेंगे। देखिए हम लोग आज के लेक्चर में आज हम लोग बात करते हैं कि संस्कृति किसकी बात करते हैं बच्चा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। देखो इसकी अगर हम बात करें मतलब कि क्या हुआ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखो जो ये आपका अधिकार है ये दो अनुच्छेदों में बताया गया है, जिसमें आपके आते हैं अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। देखो जो आपके अनुच्छेद 29 और 30 हैं, अगर हम बात करें इनकी तो ये अनुच्छेद किसको प्राप्त हैं, ये अनुच्छेद केवल किसको प्राप्त हैं, केवल जो नागरिक हैं उनको प्राप्त हैं। किसको प्राप्त हैं भाई, केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, उसके अलावा ये किसी को प्राप्त नहीं है। जो आपके ये मौलिक अधिकार है 29 और 30 के तहत। इसमें कहा गया, देखो इसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है कि जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है उसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इसमें क्या कहा गया, देखो इसमें क्या कहा गया है कि सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है या उसको बनाए रखने का प्रयास किया गया है। सांस्कृतिक विविधता से मतलब होता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी। क्या कल्चर, देखो इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं आपको एक बात समझाता हुआ चलूं आखिर कहता क्या है ये। आपको एक बात बताऊं इसमें, अगर मैं इसमें कहा गया है कि जैसे मान के चलो कि विविधता, जैसे जे विविधता जीवों में विविधता होती है, उसी तरह से क्या है कि संस्कृति का मतलब ये है कि भाई कहीं की भाषा क्या है कि किसी क्षेत्र की भाषा मराठी है, कहीं की भाषा तेलुगु है, कहीं तो क्या है मतलब कि अलग अलग क्षेत्र की क्या है हमारी संस्कृति अलग अलग है और अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग लिपियां हैं। तो उन सबको क्या करा गया है, उसमें कहा गया है कि जो मन करे इंसान अपनी भाषा बोल सकता है, अपनी लिपि यूज कर सकता है या अपनी संस्कृति बनाए रख सकता है। ये कहा गया आपका जो आपके ये संस्कृति शिक्षा का अधिकार है। देखो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा कि अनुच्छेद आखिर 29 का कहता है। देखो हमसे जो अनुच्छेद 29 है इसमें क्या कहा गया, देखो इसमें कहा गया है कि जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उनके हितों का संरक्षण इसमें कहा गया। तो कहा गया इसमें बच्चा, इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखो अल्पसंख्यक वर्ग से यहाँ क्या तात्पर्य है, अल्पसंख्यक से मतलब ये है कि जिनकी संख्या कम है, किस आधार पर, जिनकी संख्या धार्मिक एवं भाषाई आधार पर। किस आधार पर बात करी हमने कि जो लोग क्या है भाई, जो लोग धार्मिक और भाषा के आधार पर जिनकी संख्या कम है उनको क्या करा गया है, आपको उनको क्या करा गया है, उनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया। जैसे मुस्लिम वर्ग है तो माइनॉरिटी में आता है, अल्पसंख्यक लोग होते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं और इनके लिए सरकार क्या करती है, अलग से भी प्रावधान करती है। देखो तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर अनुच्छेद आपका आता है 29(1). ठीक है, देखो 29(1) में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का क्या, देखो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार है किसका, क्या कहा गया इसमें कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया है कि वो अपनी भाषा बनाए रख सकता है, जो उसकी भाषा है, ठीक, अपनी लिपि बनाए रख सकता है और अपनी संस्कृति को कर सकता है, बनाए रख सकता है। ये बात कही गई आपकी 29(1) में। ठीक, क्या है प्रत्येक नागरिक क्या है इनका कि इन तीनों क्या है, इन तीनों को अधिकार दिया गया है उसको कि जैसा चाहे वैसा वो भाषा बोल सकता है, लिपि यूज कर सकता है, संस्कृति अपनी बनाए रख सकता है। ठीक, देखो अगली बात करें इसमें, अगर हम अनुच्छेद 29 इसका एक सब पार्ट है 29(2) जो कहता है आपसे
29 जो हमसे कहता है कि शिक्षण संस्था में प्रवेश का अधिकार, क्या कहा है उसमें, इसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो शिक्षण संस्थान क्या है, जो शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा पोषित है, किससे पोषित है, जो शिक्षण संस्थान कौन पोषित करता है, जो शिक्षण संस्थान कैसे हैं आपके राज्य द्वारा पोषित है, उनमें क्या होगा, उनमें क्या करेंगे आप कि किसी व्यक्ति को भाषा, मूल वंश, जाति आदि आधार पर क्या होगा, इन आधार पर उस पर क्या होगा, विभेद नहीं किया जाएगा। क्या होगा भाई, विभेद नहीं होगा। ये बात कही है आपकी अनुच्छेद 29(2) के तहत। तो पूरी बात समझिए आपने, यहाँ तक मैंने क्या कहा आपसे, किससे के बाद समझिए, आपको पूरी सारी चीजें स्पष्ट हो गई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 30 पर। किस पर हम बात करते, देखो अगली हम बात कर लेते हैं इसका, ये अनुच्छेद 30 है। देखो इसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ठीक। इसके पहला पार्ट 30(1) है। देखो इसमें क्या, देखो 30(1) में कहा गया है, क्या कहा गया है 30(1) में, देखो इसमें कहा गया है कि भाषा या धर्म पर आधारित, तो क्या है इसमें, भाषा या धर्म पर आधारित भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी मर्जी का, किसका, अपनी मर्जी का या अपनी रुचि कह सकते हो आप, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन का अधिकार, किसका अधिकार भाई, व प्रशासन का अधिकार, ये बात कही गई है आपसे जो अनुच्छेद 30(1) है। मतलब क्या कहा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो क्या कर सकते हैं, वो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, ठीक, और वो चाहे तो उन पर प्रशासन भी कर सकते हैं। तो ये बात कही आपकी 30(1) के, देखो 30(2) क्या कहता है, देखो उसमें, देखो 30(2) में क्या है कि जो राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का निषेध, मतलब क्या इसका, इसका मतलब ये है कि राज्य क्या करेगा, राज्य आपको इस प्रकार विभेद नहीं करेगा कि यह शिक्षण संस्थान किसका है, अल्पसंख्यक वर्ग का है। तो क्या होगा, इस प्रकार विभेद नहीं होगा। कैसे विभेद नहीं होगा भाई, इस प्रकार विभेद नहीं होगा कि शिक्षण संस्थान किसका वर्ग का है, अल्पसंख्यक वर्ग का है। मतलब क्या कहना आपसे, मतलब ये कहा कि शिक्षण संस्थानों में क्या होगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग वाले होंगे उनमें ये प्रावधान होगा कि इस प्रकार से विभेद नहीं किया जाएगा कि यह शिक्षण संस्थान क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग का है। मतलब उनमें क्या होगा, सबको अधिकार जाने का दिया जाएगा। इतनी बात क्या थी, इतनी बात थी आपकी कि जो हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार था उस सब पर हमने आज चर्चा की। अब देखो यहाँ तक हम लोग बात समझ चुके हैं, ठीक। इसके बाद देखो हम बात करते हैं अगला कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब जो अंतिम आपका मौलिक अधिकार है। देखिएगा इसमें कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखो इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखो यह आपका अनुच्छेद 32 में आता है,
ठीक, जो अनुच्छेद 31 है वो पहले ही समाप्त हो गया है। संपत्ति का अधिकार था, उसको हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर लिया है। ठीक है, अभी क्या है आपका अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखो है ये। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो क्या कहा गया देखो, इसको कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा, क्या है इसको कहा है कि ये हृदय है संविधान का और आत्मा है संविधान की। ठीक, देखो अगर हम बात करें इसमें प्रावधान क्या है देखो, इसका मतलब ये है कि जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या होता है देखो, जब क्या होता है देखो, इसमें कहा गया है क्या होता है भाई, जब क्या होता है मूल अधिकारों, क्या होता है भाई, मूल अधिकारों का क्या होता है उल्लंघन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है देखो, उसमें हम क्या कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, मतलब जो आपके वाला अधिकार है इसके तहत जा सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और अनुच्छेद 226 के तहत हम जा सकते हैं कहां, हम जा सकते हैं हाई कोर्ट। ठीक, बात स्पष्ट हुई कि नहीं आपके यहाँ तक सारी चीजें स्पष्ट हैं कि आखिर मतलब क्या हुआ, उपचार का मतलब यह है कि अगर हमारे कोई मौलिकाधिकारों को छीनता है या उनको न्यून करता है तो हमारा क्या अधिकार होगा, हम उसको कर सकते हैं, उसको लागू कराने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, बात समझिए आपने पूरी। यहाँ देखो अगर हम बात करें इसके बाद इसमें क्या कहा गया देखो कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए क्या कहा गया देखो, अगर आपके मूल अधिकारों को छीनता है कोई या उल्लंघन होता तो क्या होगा देखो, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए देखो, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए क्या होगा देखो, तो सुप्रीम कोर्ट होगा, वो क्या करेगा, वो करता है 5 प्रकार की रिट जारी, क्या करता है वो 5 तरह की रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिट होती हैं इन पर हम लोग चर्चा करते हैं अभी। सबसे पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे हम कह देते हैं इंग्लिश में ना याद करना, हैबियस कॉर्पस। ठीक, नंबर 2 आपकी आ जाती है इसमें आपकी, जिसका नाम है परमादेश। क्या बच्चा, परमादेश, जैसे हम कह देते हैं मैंडामस। ठीक, उसके बाद आती है आपकी उत्प्रेषण, और इसमें आती है प्रतिषेध, और एक आती है आपकी अधिकार रक्षा। देखो ये हो गया आपका कोबाल्टो। ठीक है, जो उत्प्रेषण होता है इसका मतलब होता है सर्टी रेडियो, और जो प्रतिषेध होता है इसका मतलब होता है आपका प्रोहिबिशन। तो क्या होती हैं ये, क्या करता है कि जब आपके कोई मौलिक अधिकार को छीनता है तो क्या होता है, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो आपकी 5 नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इनके नाम आप हिंदी में भी याद करें और इंग्लिश में भी आप इनका, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछ जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक रिट पर चर्चा करते हैं। देखो देखो सबसे पहले आती है आपकी इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, या जिसे कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। देखो इसमें कहा गया, इसका अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है समझो। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है व्यक्ति को क्या करो, प्रस्तुत किया। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जब क्या करता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध कर लेता है, मतलब क्या करता है, कब्जे में ले लेता है, तो क्या करता है इसमें कि किसी व्यक्ति को
अवैध रूप से निरुद्ध, तो क्या मतलब इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति करता है, किसी अवैध व्यक्ति को निरुद्ध मतलब कब्जे में कर लेता है, तो क्या करते हैं उसके खिलाफ क्या होती है, रिट जारी करता है कोर्ट की, भाई उस व्यक्ति को करो, उस व्यक्ति को हमारे सभी प्रस्तुत किया, मतलब हमारे समझ क्या हो प्रस्तुत करो। देखो जो रिट होती है आपकी, ये क्या हो, देखो किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी हो सकती है या किसी प्राधिकारी के खिलाफ भी जारी हो सकती है, मतलब अधिकारी है सरकारी सेवक उसका भी जारी रिट हो सकते हो। कैसे, मैंने कहा इसका उदाहरण का मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो कि भाई क्या करता है, पुलिस ने करा कि 24 घंटे से अधिक अवहेलना में हम किसी व्यक्ति को नहीं रख सकते पुलिस कस्टडी में, मतलब जो पुलिस का जो होती कस्टडी होती क्या करना होता है, 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय प्रस्तुत करना रहता है। तो मैंने कहा आपसे कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश, ठीक, मतलब कि अगर 24 घंटे से अधर मतलब आने का समय का छोड़ दो आप, कि अगर मानो उससे अधिक समय तक रखा है तो क्या कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा करेगा वो रिट जारी कर सकता है, कारण पूछ सकता है कि आखिर आपने इतने लेट इसको इतने मतलब दिनों तक क्यों उसको अपने कब्जे में रखा है। ठीक, बात समझ में आई पूरी आपकी यहाँ तक? ठीक है, देखो अगली जो रिट आती है आपकी, वो आती है आपकी जिसे हम कहते हैं परमादेश या जो कही जाती है प्रोहिबिशन। इसका मतलब यह है कि हम आदेश देते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब कोई सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार करता है, क्या कहा मैंने आपसे, सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार करता, तो क्या होती है ये आपकी लोक सेवक के खिलाफ भी जारी हो सकती है, क्या होती है, लोक सेवक के खिलाफ जारी हो सकती है, ठीक, या कोई संस्था है या सरकारी कोई निगम है उसके खिलाफ जारी हो सकती है। मतलब इसमें ये कहा जाता है कि जैसे मान के चलो कि कोई भाई नगर पालिका का अध्यक्ष है, कोई चेयरमैन है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो क्या करेगी, तो अगर मतलब अपना काम जो सार्वजनिक उसका कर्तव्य है, अगर उस कर्तव्य को ठीक से नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, उससे कहेगा कि हम आदेश देते हैं कि आप ऐसा कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक, बात समझे आपने आता क्या मतलब क्या हो कि भाई कोई पुलिस वाला है वो और क्या कर रहा है, वो आपकी सुरक्षा अगर वो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह सकता है कि भाई आप इस व्यक्ति की सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हो। ये सब चीजें कही जाती हैं, जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को आप नहीं कर रहे हो, उस कर्तव्य को करने से आप इनकार कर रहे हो, तो ये जो रिट होती है इस अवस्था में आपकी जारी होती है, आपकी परमानेंट रिट होती है। बात समझ में आती है यहाँ तक? देखो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण, आखिर दोनों में कितना अंतर है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनको हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो बड़े अच्छे से समझेंगे चीजों को। देखो सबसे पहली आती है आपकी, इसको हमने कहा प्रतिषेध, ठीक, और नंबर 2 जो आती है आपकी, वो आती है, इसे हम कहते हैं उत्प्रेषण या सर्टियो। देखो दोनों रिट क्या होती है, देखो मतलब कि देखो प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मना करना, ठीक, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है सूचित करना या मंगा लेना, ठीक। दोनों रिट क्या होती है, देखो आप ध्यान रखें, दोनों ही रिट आपकी वरिष्ठ न्यायालय से जारी होती हैं, लोअर कोर्ट के वरिष्ठ न्यायालय से क्या होती हैं, जाती होती हैं आपकी अधीनस्थ, ठीक। तो ये क्या होती है, ये भी सेम कंडीशन है कि ये भी आपकी जारी होती है वरिष्ठ न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय को। देखो मतलब क्या हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है हाई कोर्ट के लिए, तो हाई कोर्ट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, मतलब कि जो आपका अपर कोर्ट होगी वो क्या करेगी, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए जारी करेगी जो आपकी रिट होती है। देखो अब आखिर दोनों में होता क्या है, यहाँ तक बात आप समझ चुके हो पूरी। देखो अगर हम बात करें प्रतिषेध का मतलब जो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई कार्य न्याय क्षेत्र से बाहर कर रहे हो, मतलब क्या हुआ, देखो
कि न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर क्या होता है भाई, न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर मतलब कि जो कार्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मतलब उसमें आता है, मतलब शक्ति में आता है, अगर वो उससे बाहर कार्य कर रहा है, ठीक, या उसके अलावा अगर कोई कार्यवाही आपकी लंबित है, क्या कार्यवाही है, अगर कोई कार्यवाही लंबित है तो क्या होगा कि ऐसी कार्यवाही जो लंबित होगी क्या करेगा, उसमें जो अपर कोर्ट होगा वो क्या करेगा, कार्यवाही को क्या करेगा, कार्यवाही को रोकने के लिए वो कहेगा, क्या कहेगा, देखो कार्यवाही को करेगा, कार्यवाही को मना करना, मतलब कि कार्यवाही को रोकने के लिए वो कहता है, कार्यवाही को मना करना, कार्यवाही को रोकने के लिए करता है, ये रिट जारी करता है जो आपकी वाली रिट होती है। यहाँ क्या होता है, जो कार्यवाही आपकी लंबित होती है उसको करता है, उसको कहता है कि आप जो है काम मत करो, मैं इस काम करूंगा। अब यहाँ क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, देखो आपकी जो होती है इसमें क्या होता है, अगर निर्णय में गलती है, क्या हुई है, देखो अगर निर्णय में गलती हो गई, देखो या उसके बाद क्या हुआ, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है भाई, जो न्याय है क्या हुआ, उसका उल्लंघन हुआ, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन आती है आपकी, इसमें क्या होता है कि कार्यवाही की समाप्ति पर उसको जो निर्णय है उसको रद्द करने के लिए कहता है, क्या कहते हैं, इसमें क्या कहता है अपर कोर्ट, इसमें कहता है कि कार्यवाही की समाप्ति पर क्या करता है, निर्णय को वो रद्द करने के लिए कहता है। यहाँ क्या होता है, रोकने के लिए कहता है, यहाँ करता है मंगा लेता है, क्या करता है, उसको अपने पास मंगा लेता है और कहता है जो आपने फैसला दिया उसको क्या करो, जो मतलब कि लोअर कोर्ट ने फैसला दिया उसको करेगा, उसको वो रद्द कर देगा और क्या कहेगा कि अब जो कार्यवाही है आप उसे मेरे समझ आएगा, मैं जो हूँ इसमें काम करता हूँ, मतलब ये वाली बात आपकी यहाँ समझ सकते हो, ठीक है, बात समझ में आती है पूरी, आपके यहाँ तक क्या काम है। देखो अब इसमें आपकी जो अंतिम रिट है वो है अधिकार परीक्षा, इसे हम कहते हैं क्वारंटो। तो ये क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जब कोई किसी लोक पद को या सरकारी पद को अवैध रूप से धारण करता है तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण करना, क्या कहना से कि किसी अवैध पद को, किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण करना, इसका मतलब क्या है, इसमें आप समझे एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे मान के चलो कि भाई अभी वर्तमान समय में क्या होने वाला, देखो कि एक भर्ती आई है आपकी ASI, जो पुलिस में बाबू की भर्ती होती है, क्लर्क की भर्ती होती है, उन भर्ती आती है। तो यहाँ पर योग्यता क्या है, इसकी योग्यता है आपकी ग्रेजुएशन प्लस O लेवल डिप्लोमा होता है, उसकी योग्यता ये है आपकी। अब कोई व्यक्ति है जिसके पास क्या है भाई O लेवल, उसके पास देखिए उसने करा, उसके पास O लेवल नहीं था और उसने क्या करा, धोखाधड़ी से ये नौकरी ले लिया। तो क्या हो गया भाई अवैध रूप से धारण, क्या मतलब योग्यता थी आपके पास वो नहीं थी, तो क्या होता है उस कंडीशन में जारी की जाती है कि भाई आपने क्या किया है कि ये जो पद है किस तरह से मतलब किया, मतलब जो आपकी योग्यता के अनुसार आपने काम नहीं किया है, बिना योग्यता के आपने पद धारण किया है। ठीक, देखो इसमें क्या होगा कि उस व्यक्ति से कहा जाए कि आपने धारण ऐसा क्यों किया है, अगर वो उत्तर नहीं देगा, मतलब कि अगर वो सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाता तो क्या होगा, उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, देखो और इसमें क्या होगा, देखो जो आपका इसमें आप चीज लिखें कि जो निजी पद होते हैं, क्या देखो होता है निजी पद पर ये लागू नहीं होता है। मतलब जैसे मान लो प्राइवेट फैक्ट्री है, उसमें मैनेजर का पद है, चाहे तो वो किसी भी योग्यता का रख सकता है। ठीक है, मतलब जो निजी मतलब काम होते हैं उनमें क्या होता है आपकी ये रीट आपकी लागू नहीं होती है, आपकी ये वाली बात हम कहते हैं। ठीक, अब यहाँ एक बात समझो आप, एक अनुच्छेद आपका 32 की बात अगर हम करें और अनुच्छेद आपके 226 से हम बात करें, ठीक है, दोनों अंतर क्या है देखो,
32 क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी होती है, और यहाँ क्या होता है 326 में क्या होता है, देखो यहाँ क्या होता है, हाई कोर्ट द्वारा जारी होती है। ठीक, ये क्या है आपका, ये आपका एक मौलिक अधिकार है, और ये क्या है आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या है, मौलिक अधिकार आपका नहीं है। ठीक, बात समझे आपने यहाँ तक। ये क्या होती है, ये केवल मौलिक अधिकारों के लिए है। क्या होती है, ये केवल क्या है, ये केवल क्या होगी, फंडामेंटल राइट उल्लंघन के लिए केवल है। और जो आपकी 226 है, ये क्या है, ये आपकी क्या होती है, सभी केसों के लिए, मतलब क्या होती है, अन्य केसों के लिए, मतलब अन्य प्रकार के केस होते हैं, अन्य केसों पर ये लागू होता है। जैसे और जमीन का मामला है, कोई स्टे लेना है तो क्या होगा, तो आपकी सब कंडीशंस क्या आएंगे, आपकी इसके तहत आपकी आती है। मतलब क्या हुआ कि मूल अधिकार के अलावा जो अन्य केस होते हैं उन पर भी क्या होती है, वाइजोलेट होती है, आपकी लागू होती है, हाई कोर्ट होता है। मतलब कि जो काम होते हैं वो किसके क्षेत्र में ज्यादा है, हाई कोर्ट के क्षेत्र में काम ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में कम। केवल वो क्या है आपका, ये केवल आपका भाग 3 तक लागू होता है, इसके अलावा आपका लागू ये नहीं होता है, जो आर्टिकल आपका 32 है। बात समझ में आई पूरी, आपके यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। देखो अब इसके बाद अनुच्छेद 32 तक हमने पूरा किया, मौलिक अधिकार यहाँ तक कंप्लीट होते हैं आपके। अब हम बात करते हैं कि कुछ अपवाद हैं इसके, जो मौलिक अधिकार, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा साथियों, देखो भाग 3 के अपवाद, देखो पहला है आपका अनुच्छेद 33। देखो क्या कहता है, अनुच्छेद 33 में क्या गया है कि कुछ विशेष वर्गों के लिए क्या है, मौलिक अधिकारों को निर्बंधन करने की शक्ति। तो क्या है इसमें कहा गया है, कुछ विशेष वर्गों के लिए मौलिक अधिकारों को निर्बंधन करने की शक्ति। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ग जिन पर क्या होते हैं, ये मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जिन पर समाप्त होता है या जिन पर लागू ये नहीं होते। ऐसे कौन कौन से वर्ग हैं आखिर, देखो जैसे मैंने कहा आपसे, सशस्त्र बल हैं आपके। कौन से बल हैं भाई, जो सशस्त्र बलों के सदस्य हैं आपके। ठीक, नंबर 2 क्या है, नंबर जैसे आपका मैंने कहा खुफिया एजेंसियां हैं, सीबीआई है आपकी, आईबी है। ठीक, उसके बाद देखो आपके अर्धसैनिक बल हैं, या आपकी पुलिस है। क्या है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, इन पर अपवाद इसलिए होता है क्योंकि अपवाद क्यों लागू नहीं होता इन पर, क्योंकि कर्तव्य के पालन व अनुशासन सुनिश्चित कराने के लिए। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, जैसे मैंने कहा कि जो सशस्त्र बलों के सदस्य हैं, ठीक है, या पुलिस है, तो आप ऐसे समझो, पुलिस करती है, पुलिस वाले क्या करते हैं कि अपना एक संगठन नहीं बना सकते। क्या कर सकते हैं, वो संगठन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो मन करे वो नहीं बोल सकते। तो क्या होता है, मतलब उन पर निर्बंधन लगा हुआ है, उन पर क्या होते हैं, मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो क्या करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, और क्या करते हैं, वो अपने जो अनुशासन है उसको दिखाते हैं। तो बात समझी, इस तरीके से क्यों नहीं बनाते पुलिस संगठन, क्योंकि वो जो है अपवाद की श्रेणी में आता है आपका अनुच्छेद 33 के तहत। बात समझ में आई पूरी, आपके यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद 34 पर। अनुच्छेद, देखो इसमें कहा गया है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो, क्या हो, देखो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि
इसे हम कहते हैं मार्शल लॉ। कहते हैं इसको मार्शल लॉ कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कहीं पर मान के चलो युद्ध हो रहा है अगर, या हिंसा हो रही है, क्या हो रहा है, हिंसा हो रहा है, या दंगा हो रहा है, ठीक है, तो कहाँ पर क्या होता है, कोई सेना की सेना बिछा दी जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब क्षेत्र में सेना विधि लागू होती है तो क्या होता है, तो क्या हो दिया इसमें कि संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। एक के संबंध में दी गई है आपको विधि बनाने शक्ति। ये जो विधि बनाने शक्ति है आपकी, ये दी गई है मौलिक अधिकारों के संबंध में। इसे आप ऐसे ही समझो क्या है, मतलब ये हुआ इसका, ऐसे मान के चलो कि कहीं पर दंगा हो गया, वहां पर क्या हो गया, वहां पर कर्फ्यू लग गया। क्या लग गया, वहां पर कर्फ्यू लग गया, मतलब कि व्यक्ति को बाहर नहीं जाएगा। अब आप कहो कि भाई हम तो जाएंगे, भाई हमारा तो अधिकार है घूमने का, बोलने का अधिकार, तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होता है कि संसद जो होती है वो उस कंडीशन में विधि बना सकती है कि आपके जो मौलिक अधिकार है वो क्या हुए हैं, उन पर मतलब निर्बंधन लग गया है, आप मौलिक अधिकार प्रयोग नहीं कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसी विधि जो बनती है तो क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि विधि क्या होगी, वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। क्या होगी भाई, न्यायालय में क्या होगी बच्चा, न्यायालय में वो वाद योग्य नहीं हो सकती है जो आपकी वाली विधि होती है। मतलब संसद चाहे, जैसे मानो आप लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन में कहा गया कि कभी घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, ये सब बात कहेगी तो क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या हुई कि संसद ने क्या करा, वो विधि बनाई। ठीक, अब इसके बाद देखो अनुच्छेद आपका 35 आता है। इसमें कहा गया है कि संसद को विधि बनाने की शक्ति है। तो समझ सकते हैं कि अगर मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए, किस लिए कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू, मतलब कि मानो कि कोई मौलिक अधिकारों का आपका पालन नहीं करता है या मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं, तो क्या करती है संसद क्या करती है कि उस कंडीशन में क्या होता है कि संसद क्या करती है, मतलब कोई भी कानून या विधि को बना सकती है, इससे क्या हो मौलिक अधिकार आपके लागू हो जाए। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या करती है, वो दंड का प्रावधान भी कर सकती है, मतलब ये कहा जा सकता है। तो आपका 35 है। ठीक है, तो बात हमने पूरी की यहाँ तक। मौलिक अधिकारों की हमने 3 से 4 क्लासों में मौलिक अधिकार पूरा किया, क्योंकि यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीजें बनती हैं आपके लिए, एग्जाम के लिए सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल को, जो ऑनलाइन विद्यार्थी चैनल है, इसका टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, दोस्तों को बताना है। ठीक है, सारी चीजें आपको क्या हो रही है, सिस्टम तरीके से आपको मिल रही है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।